तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हानली फेंगजी की सिटी में पहुंच चुका है, जहां पर फेंगजी थंडर रॉक के ट्रेजर को रिफाइन करने में हानली की मदद मांग रहा था और फिर उसने हानली को ब्रेक थ्रू करवाने के नाम पर कैद कर दिया। मगर जैसे ही हानली ने ब्रेक थ्रू कर लिया, फेंगजी उसे अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस करवाता है, जिनमें थे ड्रैगन वू और टॉर्टोइस गुई। ये दोनों बंदे हानली से नफरत करते हैं, मगर हानली को मजबूर होकर उनके साथ विंड एंड थंडर विंग्स को रिफाइन करना पड़ा। यहाँ पर हानली महसूस करता है कि फेंगजी का रवैया बदल चुका है, साथ ही वो हानली को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और ये बात हानली को भी खटकने लगी। अब अगर उसे सरवाइव करना है तो इन तीनों पावरफुल डीमंस के नाक के नीचे से वहाँ से भागना पड़ेगा। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें विंड एंड थंडर विंग्स का नजारा दिखाया गया, जहाँ पर फ्लड ड्रैगन और टॉर्टोइस ने अपनी स्पिरिचुअल पावर उसमें ऐड कर दी थी। वहीं पर हानली भी अपनी वुड एट्रीब्यूट की एनर्जी को उन विंग्स के साथ इन्फ्यूज करने लगा। इस प्रोसेस को लगभग 7 महीने पूरे हो चुके हैं, जिसके चलते सभी लोग काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे। तो फेंगजी ने अपने दोस्तों को एक स्पेशल एलिक्सर प्रोवाइड किया, जिसकी मदद से वो अपनी पावर्स को काफी अच्छी तरीके से रिगेन करने लगे। मगर हानली के पास कोई एलिक्सर मौजूद नहीं था, मतलब फेंगजी ने उसे कुछ दिया ही नहीं। और ऐसे ही करते करते 1 महीना और पूरा हो गया। 8 महीनों के बाद ये लोग अपनी एनर्जी कोर्स को वापस निगल लेते हैं। टॉर्टोइस गुई फेंगजी से पूछ रहा था कि जब ये ट्रेजर रिफाइन होगा तब आप क्या करोगे, जिस पर फेंगजी जवाब देते हुए बताने लगा कि कुछ सालों पहले स्वान बीस क्लैन का यंग मास्टर ह्यूमन कल्टीवेटर्स के हाथों मारा गया था और तभी से स्वान की सेक्रेड प्रोवेनेंस प्लेट मिसिंग है। तो मैं इस ट्रेजर के रिफाइन होते ही सबसे पहले उस प्लेट को ढूंढने वाला हूँ। फ्लड ड्रैगन कह रहा था कि वो प्लेट हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसी पर तो हमारे एंशिएंट डीमन रेस की सारी टेक्निक लिखी गई थी। अगर वो प्लेट आपके हाथ लग गई तो फिर आप सी ऑफ स्टार्स के डिमोनिक रेस पर रूल कर पाओगे। पहले तो वो प्लेट कंप्लीट थी, मगर किसी ने उसे शैटर कर दिया। अब तो उस ट्रेजर का एक टुकड़ा सी रेस के पास है। इधर हानली इन लोगों का डिस्कशन काफी केयरफुली सुन रहा था। इन्होंने जिस सेक्रेड प्रोवेनेंस प्लेट का जिक्र किया वो तो फिलहाल हानली की स्टोरेज बैग में धूल खा रही थी। इस पर एंशिएंट डीमन क्लैन की कई सारी टेक्निक मेंशन्ड है और हानली वो प्लेट किसी भी कीमत पर इनके हाथ लगने नहीं देना चाहता था। और उतने में ही हानली ने चुपके से एक स्पिरिचुअल लिक्विड का ड्रॉप कंज्यूम कर लिया, मगर उसकी खुशबू टॉर्टोइस को आ चुकी थी। वो कहने लगा कि इस बंदे के पास से मुझे बहुत ही प्योर स्पिरिचुअल ऑरा की खुशबू आ रही है। ये वुड एट्रीब्यूट से बनी हुई स्पिरिचुअल एनर्जी है। मैंने आज तक इतनी प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी को कभी महसूस नहीं किया था। जो सुनते ही फ्लड ड्रैगन कहने लगा कि वही तो मैं भी सोचूं कि ये बंदा अभी तक जिंदा कैसे बच गया। हमने फेदर्स की रिफाइनिंग के लिए इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज किया है कि हम कमजोर हो गए, मगर ये बंदा तो अभी भी पूरी तरह से फ्रेश नजर आ रहा। इसे देखकर तो ऐसा लगता ही नहीं कि इसने अपनी जरा भी स्पिरिचुअल एनर्जी जाया की हो। शायद इसके पास कोई ऐसा सीक्रेट ट्रेजर है, एलिक्सर होगा जो कि इसकी स्पिरिचुअल पावर को रिस्टोर कर सकता है। तो हानली के तहसीन आपकी तारीफों के लिए शुक्रिया, मगर मैं एक फ्री कल्टीवेटर हूँ। भला मेरे पास ऐसी पावरफुल सीक्रेट टेक्निक है, एलिक्सर कहाँ से आएगा? देखा जाए तो मैं बस सीनियर फेंगजी की मेहरबानी से ही ब्रेक थ्रू कर पाया हूँ। मगर उतने में फ्लड ड्रैगन अपनी शैतानी आवाज में उस पर चिल्लाने लगा। वो कह रहा था कि हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। तुम वो जो भी छुपा रही हो उसे जल्दी से हमारे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हें अभी खा के तुम्हारी सोल को एक्सट्रैक्ट कर उसे रिफाइन कर दूंगा। वैसे भी तुम्हें खत्म करने के बाद तुम्हारा वो सीक्रेट ट्रेजर हमारे हाथ लगने ही वाला है, तो क्यों न तुम प्यार से ही उसे हमारे हवाले कर दो। अब हानली को समझ नहीं आ रहा था कि वो इन लोगों को क्या जवाब देगा। उतने में फेंगजी कहने लगा, कुछ महीनों पहले ही तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर्स काफी ज्यादा कम हो गई थी, मगर अब तो तुम पहले जैसे ही स्ट्रॉन्ग बन गए हो। तो अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज हो जिससे स्पिरिचुअल पावर को रिस्टोर किया जा सकता है तो जल्दी से हमें भी दिखा दो। वो अगर हमारे काम आ पाई तो मैं उसके बदले में तुम्हें और कोई रिवॉर्ड दे सकता हूँ। जिस पर हानली कहता है, सीनियर शायद अब आपको भी मुझ पर यकीन नहीं हो रहा। और उतने में ही फेंगजी अपनी विंड स्पिरिट जो कि उसने कुछ दिनों पहले ही हानली की बॉडी में डाली थी उसका यूज कर वो हानली को टॉर्चर करने लगा, जिससे होने वाली पेन के चलते हानली के हाथ से वो एलिक्सर की बोतल नीचे गिर गई थी। हानली को महसूस हो रहा था कि फेंगजी की विंड स्पिरिट उसकी कोर को ब्रेक करना चाहती और इससे उसे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। फेंगजी कह रहा था, ली फेयू, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे ऑर्डर्स को सीरियसली लो। अब दोबारा से मेरे सामने झूठ बोलने की हिम्मत मत करना। जिसके बाद वो हानली की एलिक्सर बोतल कलेक्ट कर चुका था। वहीं पर फ्लड ड्रैगन उसे बताता है कि ह्यूमन, एक बात याद रखो, तुम बस हमारे गुलाम हो, इसलिए हमारे सामने ज्यादा चालाकी मत दिखाओ। उतने में ही फेंगजी उससे पूछता है, ली फेयू, बताओ इस बोतल में कौन सा एलिक्सर है? अब हानली को इसका जवाब देना ही पड़ा। अगर वो अपना मुंह नहीं खोलेगा तो मारा जाएगा। तो वो बताता है कि इसमें 10,000 ईयर स्पिरिचुअल मिल्क को डाइल्यूट किया हुआ लिक्विड है। ये सुनकर तो वो लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए। वो कह रही थे कि तुम तो एक मामूली सी कोर
फॉर्मेशन वाले कल्टीवेटर हो, इसीलिए तुम इस नायाब चीज को यूज नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। मगर फिंजी को तो अभी भी इस लिक्विड पर शक हो रहा था। वो हानली से पूछता है कि बताओ तुमने इसमें और क्या मिलाया, क्योंकि इसका कलर मुझे थोड़ा सा ग्रीन नजर आ रहा है। साथ ही इस लिक्विड से मुझे ढेर सारी वुड स्पिरिचुअल और अभी महसूस हो रही। तो हानली उसे बताता है कि स्पिरिचुअल लिक्विड काफी ज्यादा रेयर था, इसलिए मैंने इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी में वुड एट्रीब्यूट वाले स्पिरिचुअल हर्ब ऐड किए थे, क्योंकि मेरी कल्टीवेशन वुड एट्रीब्यूट की है। तो इसमें जितना ज्यादा वुड एट्रीब्यूट होगा उतना ही ये लिक्विड मेरे लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। वेल, फेंगजी को अभी भी हानली की बातों पर थोड़ा सा शक हो रहा था, लेकिन टॉर्टोइस गुई में जरा भी सब्र नहीं। वो कहता है कि फेंगजी प्लीज उस स्पिरिचुअल लिक्विड को हमें दे दीजिए, मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लगी है। अब तो मेरे पास जरा भी मैजिकल पावर नहीं बची। जिस पर फेंगजी कह रहा था कि बस थोड़ी देर और रुक जाओ, मैं इस लिक्विड को चेक करना चाहता हूँ। जिस पर फ्लड ड्रैगन कहता है कि अरे वैसे भी मैंने इस दुनिया के सबसे खतरनाक से खतरनाक पॉइजन को टेस्ट किया है, इसलिए मुझे इस लिक्विड को लेने से कोई डर नहीं, और ना ही इस बंदे में इतना दम है कि ये हमें पॉइजन कर पाए। तो फेंगजी ने तुरंत ही उस कंटेनर को फ्लड ड्रैगन की तरफ पास कर दिया। उसमें का लिक्विड पीते ही फ्लड ड्रैगन की स्पिरिचुअल पावर की रिकवरी होना शुरू हो गई थी, और अब उस बोतल को टॉर्टोइस की तरफ पास कर देता है। उसे भी इस लिक्विड को पीने के बाद काफी ज्यादा एनर्जेटिक फील हो रहा था, और फिर वो बचा हुआ थोड़ा सा लिक्विड फेंगजी की तरफ पास कर देता है। फेंगजी को तो अभी भी उस बोतल में मौजूद ग्रीन कलर थोड़ा सा सता रहा था, मगर वो देखता है कि ये दोनों लोग तो काफी अच्छे से रिकवर हो गए, इसलिए फेंगजी ने भी उस लिक्विड को कंज्यूम किया, जिससे उसकी भी पावर रिस्टोर होने लगी थी। इधर हानली चुपचाप से सारा तमाशा देख रहा था। फ्लड ड्रैगन कहता है कि ये बंदा तो गद्दार निकला, तो आप इसे मेरे हवाले कर दीजिए, मैं अभी इसे निगल लेता हूँ। जिस पर फेंगजी कह रहा था ना तुम ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि मुझे इस बंदे की जरूरत है। अगर तुम्हें किसी कोर फॉर्मेशन वाले बंदे को खाने की इतनी इच्छा हो रही है तो मैं तुम्हारे लिए किसी और बंदे को प्रोवाइड कर दूंगा। तो अब उस लिक्विड को ड्रिंक करके साथ ही हानली की बोतल को भी ब्रेक कर देता है। वो हानली से कह रहा था कि मैं जानता हूँ तुम्हें अब मुझ पर काफी ज्यादा गुस्सा आया होगा, मगर जैसे ही रिफाइनिंग का काम खत्म हो जाए हम दोनों डिस्कस करेंगे। तभी हानली जैसे तैसे उठते हुए कहने लगा कि भला मैं आप पर गुस्सा कैसे हो सकता हूँ, हम इंसान तो आपके गुलाम हैं, आप जो बोलोगे वो हमें करना ही पड़ेगा। जिसके बाद दोबारा से रिफाइनिंग के लिए बैठ जाता है। इधर फेंगजी अपने साथियों से कहने लगा कि अब हमारी मैजिकल पावर पूरी तरह से रिस्टोर हो गई है, तो इस बार हम रिफाइनिंग को पूरा करने के बाद ही रुक जाएंगे। इधर हानली सोचता है कि मेरी बॉडी में मौजूद विंड स्पिरिट एनर्जी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा हुआ मैंने डिवाइन डेविल बेन लाइटनिंग का यूज करके सेलेस्टियल आइस फ्लेम को आइसोलेट किया, वरना तो ये तीनों पावर्स आपस में मर्ज हो जाती। इधर ये लोग रिफाइनिंग के लिए तैयार हो गए थे कि उतने में ही टॉर्टोइस को हिचकियां आने लगी। वहीं पर हानली बस एक एक पल को गिन रहा था, और उतने में टॉर्टोइस कोई अचानक से नीचे गिर गया। उसका खुद पर जरा भी कंट्रोल बाकी नहीं था, जिसके चलते वो अपने असली फॉर्म में तब्दील होकर सीधे उस फर्नेस में गिर जाता है। वैसे भी इस टॉर्टोइस को मारने के लिए फर्नेस की एनर्जी काफी नहीं थी, जिसके चलते वो बुरी तरह से तड़पने लगा। और अब हमें हानली का प्लान पता चलता है। हानली के पास जो ग्रीन लिक्विड था उसमें हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल ऑरा मौजूद है, इसी वजह से तो स्पिरिचुअल हर्ब्स को काफी इजीली ग्रो कर सकता था। भले स्पिरिचुअल पेड़ पौधों के लिए ये लिक्विड एक अमृत जैसा काम करता है, लेकिन अगर बात बाकी लिविंग बींग्स की जाए तो उनके लिए एक खतरनाक जहर था। तो हानली ने इसी ग्रीन लिक्विड का एक ड्रॉप अपनी 10,000 स्पिरिचुअल मिल्क की बोतल में मिला दिया। वो कहता है चलो अब तुम लोग भाड़ में जाओ, और उतने में फ्लड ड्रैगन उस पर अटैक करने के लिए कूद जाता है, मगर उस पर भी पॉइजन का असर होकर अपने ड्रैगन फॉर्म में तब्दील हो गया। ये सब देखकर तो फेंगजी हानली पर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमें पॉइजन करो, जिसके बाद वो अपनी विंड स्पिरिट एनर्जी का यूज करते हुए हानली की कोर पर अटैक करने लगता है। साथ ही उसने हानली पर भी एक जोरदार हमला कर दिया था, मगर हानली उसकी डिमोनिक क्लॉ से बचने के लिए मानहुजी ने दिया हुआ आर्मर एक्टिवेट कर लेता है, जिसके चलते फेंगजी के इस जानलेवा हमले में रीजियस क्यूट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। साथ ही हानली भी काफी दूर जाकर पटक गया था। अगर आज हानली के पास ये आर्मर नहीं होता तो शायद फेंगजी का पंजा उसके आर पार घुस जाता। उतने में ही फेंगजी अपने डिमोनिक हैंड को उसके पीछे लगवा देता है, मगर हानली को घायल करने से पहले ही फेंगजी पर भी पॉइजन का असर होने लगा। इधर हानली के पास यहाँ से भागने का यही एक बेस्ट मौका था, तो तुरंत ही वहाँ लगे बैरियर को अपने लाइटनिंग स्वॉर्ड से ब्रेक करने की कोशिश करता है, लेकिन हानली ने नोटिस किया कि वो बैरियर तो वहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहा। वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि डेविल बेन लाइटनिंग भी उसे रिमूव नहीं कर पा रही थी। तो हानली समझ गया कि उसे और पावर की जरूरत पड़ेगी। उतने में ही फेंगजी घायल हालत में हानली पर
स्लैश अटैक करना शुरू कर चुका था। तो हानली भी अपनी लाइटनिंग सोर्ड से उसे जवाब देता है, जिसके चलते फेंगजी घायल होकर नीचे पटक गया। हानली का पॉइजन उसे उसकी पावर्स यूज करने से रोक रहा था, इसलिए वो गुस्से में हानली से पूछता है कि बताओ तुमने इसमें कौन सा पॉइजन मिलाया था। वहीं पर हानली अपनी सोर्ड उस पर पॉइंट करके रेडी था। उसे महसूस होता है कि फेंगजी की ऑरा पहले से काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है। तो हानली फेंगजी को खत्म करने के लिए अपनी सोर्ड्स को उस पर रिलीज कर देता है, मगर उस बंदे ने अपने आसपास अपनी विंग की एक शील्ड क्रिएट कर ली थी, जिसके चलते लाइटनिंग सोर्ड्स की बारिश भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाई, क्योंकि फेंगजी के विंग्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि उस पर हानली की लाइटनिंग बेअसर हो गई। वो गुस्से में कह रहा था कि ली फेयू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर अटैक करो, और उतने में उसने हानली के सारे हमलों को डिस्ट्रॉय कर दिया। जो देखते ही हानली समझ जाता है कि इस बंदे के पास प्रोटेक्टिव मैजिक ट्रेजर था, मगर हानली एक बार फिर से उस पर अपनी मैजिकल वेपन का यूज करके अटैक कर देता है। चारों ओर से होने वाले इस एनर्जी अटैक से फेंगजी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गया था, मगर अभी तक वो अपने डीमन वाले फॉर्म में नहीं आया। जो देख हानली सोचता है कि ये बंदा उतना लालची नहीं जितना कि ये दोनों थे। इसने मेरे स्पिरिचुअल लिक्विड को काफी कम क्वांटिटी में कंज्यूम किया था, जिसके चलते इस पर पॉइजन का ज्यादा असर नहीं हो रहा। वहीं पर फेंगजी कहता है, ली फेयू, मैंने तुम्हें काफी अच्छे से ट्रीट किया था, इसलिए तुमने मुझ पर हमले करने से पहले मैंने किए एहसानों के बारे में सोचना चाहिए। अगर तुमने अपनी लिमिट क्रॉस की तो फिर एक बात याद रखो, इस पूरे इनर सी ऑफ कैओटिक स्टार्स में ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ तुम छुप सको। जिस पर हानली कहता है, सीनियर अब इन बातों का क्या ही मतलब, वैसे भी मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ। जिसके बाद हानली ने इन सभी लोगों पर अपने गोल्ड कंज्यूमिंग बग्स रिलीज कर दिए, जो कि किसी भी किस्म की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्सॉर्ब कर सकते हैं। उन बग्स ने तो टॉर्टोइज और फ्लड ड्रैगन के पावर्स को तुरंत ही खाना शुरू कर दिया। जो देख फ्लड ड्रैगन कहता है कि बस इतनी ही ताकत है तुम में। एक्चुअली हानली की लो कल्टीवेशन होने की वजह से उसकी टेक्निक उतनी पावरफुल नहीं थी, जो कि इन डीमंस की मोटी चमड़ी को पियर्स कर पाए। इसलिए हानली ने अपनी शार्प सोर्ड्स को आपस में मर्ज करते हुए हेवी सोर्ड में बदल दिया। उसने तो 1 बाय 1 इन तीनों पर भी अपनी तलवारों से अटैक कर दिए थे, जिससे इन्हें काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी। फ्लड ड्रैगन गुस्से में कह रहा था, साले गंदे ह्यूमन, बस एक बार इस पॉइजन का असर कम हो जाए, फिर देखना मैं कैसे तेरी हड्डियों का चूरा बनाता हूँ। तो रहम की भीख मांगता रहेगा और मैं तेरी सोल को एक्सट्रैक्ट करके उसे भी कंज्यूम कर लूंगा। जिस पर हानली एकदम कूल अंदाज में कहने लगा कि मुझे धमकियां बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, और ये जो तुम बकवास कर रहे हो ना, वो तुम तब कर पाओगे जब तुम दोबारा से अपने पांव पर खड़े हो जाओ, लेकिन मैं तो मौका ही तुम्हें नहीं देने वाला। और फिर हानली ने एक बार फिर से उस पर अटैक कर दिया, जिससे फ्लड ड्रैगन दर्द से तड़पने लगता है। और ये सब देखकर फेंगजी हानली से कह रहा था कि अभी भी वक्त है, रुक जाओ, अगर तुमने इसे खत्म किया तो फिर ह्यूमंस और डीमंस में कभी शांति कायम नहीं हो सकती। जिस पर हानली कहता है कि शांति तो वैसे भी कायम नहीं होने वाली, क्योंकि तुम डीमंस को हम इंसानों को खाना ज्यादा पसंद है। न जाने कितने ही मासूम लोग तुम्हारे जैसे डीमंस का शिकार बने होंगे, लेकिन आज मैं तुम डीमंस को दिखा दूंगा कि किसी का शिकार बनना कैसे लगता है। जिसके बाद हानली अपना हाथ रेज करते हुए थंडर को समन करके फ्लड ड्रैगन और टॉर्टोइज को बुरी तरह से तड़पाने लगा। फ्लड ड्रैगन की अकड़ तो अब पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। वो फेंगजी से कह रहा था कि प्लीज इस बंदे को रोक लो, वरना ये कीड़े हमें खा जाएंगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी इंसानों को नहीं खाऊंगा। लेकिन हानली के बग्स उसकी खाल को नोच नोच के खाते जा रहे थे। हानली देखता है कि इस डीमन का खून तो हद से ज्यादा टॉक्सिक था, जिससे हानली के बग्स को भी तकलीफ होने लगी। मगर फिलहाल तो अपने बग्स के बारे में सोचने के लिए हानली के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। वहीं पर टॉर्टोइज भी इन बग्स की वजह से बुरी तरह से तड़प रहा था, क्योंकि वो सारे बग्स उसकी खाल को पियर्स करके साथ ही उसके मुंह के अंदर घुस चुके थे। वो दोनों डीमंस फेंगजी से कह रहे थे कि अगर हम तुम्हारी मदद नहीं करते तो शायद आज हमारी ये हालत ना होती। और उतने में फ्लड ड्रैगन गुस्से में आकर हानली पर अटैक करने कूद गया, मगर हानली अपनी सोड एनर्जी का यूज करते हुए उस पर एक जोरदार स्लैश अटैक रिलीज कर देता है, जिससे फ्लड ड्रैगन की बॉडी पर कई सारे कट्स पड़ गए। और फिर हानली ने अपनी ढेर सारे लाइटनिंग सोड सीधे उसके अंदर पियर्स कर दी, जिसके चलते फ्लड ड्रैगन का किस्सा यहीं पर खत्म हो चुका था। लेकिन तभी वो देखता है कि उस ड्रैगन की बॉडी में मौजूद लाइफ एसेंस बाहर आ चुका है, यानी कि अभी भी इस ड्रैगन के पास सर्वाइवल के चांसेस थे। हानली तो इस छोटे से ड्रैगन को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया। वो ड्रैगन फेंगजी से कह रहा था कि मैं तुमसे भी हिसाब बराबर करने वाला हूँ, बस मेरे वापिस आने का इंतजार करना। अब उस ड्रैगन को वहाँ से भागता हुआ देखकर हानली ने अपनी सोल वीपिंग बीस्ट को बाहर निकाल लिया। वो कह रहा था, जाओ जाकर उस ड्रैगन का रास्ता रोको। तो सोल वीपिंग बीस्ट ने तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए इस फ्लड ड्रैगन के एसेंस को अपनी तरफ खींच लिया, और फिर हानली फटाफट से जाकर उसे कैप्चर कर लेता है। वो ड्रैगन हानली के हाथ में कैद होकर भी उसे धमकी दे रहा था कि मैं एक दिन जरूर तुझे खत्म कर दूंगा। जिस पर हानली कहने लगा, आई होप तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। और फिर हानली ने उसे कंटेनर में कैद कर दिया।
दरअसल शेप शिफ्टिंग डीमन का लाइफ एसेंस टूल को रिफाइन करने में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, इसलिए हानली से बिल्कुल भी जाया नहीं करना चाहता था। वही दूसरी तरफ टॉर्टॉइस भी रहम की भीख मांग रहा था कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं दोबारा से कभी किसी ह्यूमन को नहीं खाऊंगा। मगर हानली के बग्स उसकी बॉडी में पूरी तरह से घुस चुके थे। हानली सोचता है कि इन टॉर्टॉइस डीमन के पास बहुत ही कमाल की सेल्फ हीलिंग एबिलिटी होती है, मैं चाहे इस पर कितने भी अटैक क्यों ना करूं, ये खुद को तुरंत ही हील कर लेगा, इसलिए इसे खत्म करना तो काफी ज्यादा मुश्किल होगा। और रही बात फिंगजी की, तो मैं अपनी सेलेस्टियल आइस फ्लेम का यूज करके इस बंदे को खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास उन सेलेस्टियल फ्लेम्स को पूरी तरह से कंट्रोल करने की एबिलिटी नहीं है। अगर मैंने उसका यूज किया तो फिंगजी के साथ साथ मेरा भी खेल खत्म हो जाएगा। वहीं पर फिंगजी कह रहा था ली फेयू तुम यहाँ से भाग नहीं सकते, और हानली को भी यही लग रहा था कि हाँ वो यहाँ से भाग नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ मौजूद रेस्ट्रिक्शन काफी ज्यादा पावरफुल था। उसी वक्त हानली को याद आता है कि जब फिंगजी ने इस रेस्ट्रिक्शन को और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाया था, तब उसने अर्थ की कोर में मौजूद फायर का यूज किया था। शायद इसी वजह से ये बैरियर अभी भी कायम है, और ये ऐसा ही रहेगा क्योंकि इसी पावर का यूज करके फिंगजी विंड एंड थंडर विंग्स को रिफाइन कर रहा था। और फिर हानली की नजर पड़ी उन विंग्स पर, वहीं पर फिंगजी भी समझ गया था कि अब उसके विंग्स खतरे में हैं। तो कहते हैं ली फेयू विंड एंड थंडर विंग्स अभी भी पूरी तरह से रिफाइंड नहीं हुए, अगर तुमने उन्हें हासिल किया तो हम सबकी मेहनत जाया हो जाएगी। इधर हानली तो बस अपना दिमाग लड़ा रहा था कि कैसे इस फॉर्मेशन को ब्रेक करेगा। वो सोचता है कि यहाँ मौजूद हर एक बैरियर और फॉर्मेशन इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि वो अर्थ फायर की सारी पावर को ड्रेन करके इस विंग्स में ऐड करते रहे। तो अगर मैंने ये विंड एंड थंडर विंग्स यहाँ से हटा दिए तो फिर ये अर्थ फायर की स्पिरिचुअल पावर ड्रेन आउट नहीं होगी, जिसके बाद मैं आसानी से इन फॉर्मेशंस को मॉडिफाई कर सकता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं इस विंग्स को मिलने वाली पावर को यहाँ लगे रेस्ट्रिक्शन में डालकर उसे मैनिपुलेट कर सकता हूँ। तो फाइनली हानली के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, उसे पता चल गया था कि वो यहाँ से बाहर कैसे निकलेगा। जिसके बाद हानली ने वहाँ मौजूद हर एक फॉर्मेशन पर अपने फ्लैग सेटअप कर दिए। इधर फिंगजी उससे पूछ रहा था कि ली फेयू एग्जैक्टली तुम करना क्या चाहते हो, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग देता हूँ कि मेरे विंग्स को छूने की कोशिश मत करना। मगर हानली कहा ही उसकी सुनने वाला था। हानली ने तो वहाँ की सारी एनर्जी को कंट्रोल करने का मन बना लिया था। जिसके बाद हानली विंड एंड थंडर फेदर्स की तरफ आगे बढ़ता है, जो देखते ही फिंगजी की जान तो हलक में आ गई। वो हानली को बता रहा था कि ये विंग्स हद से ज्यादा पावरफुल है, तो तुम ये मत सोचो कि तुम इन्हें कंट्रोल कर पाओगे। जिस पर हानली कहता है सीनियर ये आपको किसने बताया कि मैं इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, शायद आप ये बात भूल गए हो कि मेरे पास ढेर सारे डिवाइन डेविल बेन लाइटनिंग है। जिसके बाद हानली ने वहाँ मौजूद हर एक फॉर्मेशन को ब्रेक करना शुरू किया जिन्हें फिंगजी ने सेटअप किया हुआ था। उसकी लाइटनिंग सोर्स वन बाय वन उन सारे फॉर्मेशंस को ब्रेक करते हुए आगे बढ़ रही थी। साथ ही वहाँ पर गिरने वाले बड़े बड़े रॉक्स के टुकड़े उस टॉर्टॉइस को अर्थ फायर में जिंदा ही गाड़ने लगे। जिसके बाद हानली अपनी फ्लावर बास्केट को सीधे उस विंग्स की तरफ रिलीज कर देता है, जो देखकर फिंगजी जोर जोर से चिल्ला रहा था कि प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन हानली उसकी एक नहीं सुनता और फिर उसने उसके विंग्स को अपने बास्केट में भर लिया था। फिंगजी अब अचानक से काफी ज्यादा डर चुका था। वो कह रहा था कि ये तुमने सही नहीं किया, अब विंग्स के रिमूव होते ही यहाँ की अर्थ फायर इरप्ट होकर इस पूरे आइलैंड को तबाह कर देगी। तुम्हारी बस एक गलती की वजह से ये पूरा आइलैंड बर्बाद हो जाएगा। और होता भी बिल्कुल वैसे ही। उन फेदर्स के हटते ही वो पूरी के अचानक से शेक होने लगी। साथ ही साथ हानली वहाँ मौजूद फायर एनर्जी को बैरियर की तरफ ट्रांसफर कर देता है, जिससे फाइनली वो बैरियर ब्रेक हो गया। इधर हानली अपने सारे गोल्डन बक्स को थैले में भर के वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगा। वो कह रहा था सीनियर फिंगजी चलो अलविदा कहने का वक्त आ चुका है। वहीं पर फायर पावर ने टॉर्टॉइस को चारों ओर से घेर लिया था, जिसके चलते वो उसी में जलने लगा। तब हानली फिंगजी के आसपास लगाई हुई लाइटनिंग सोर्स को कलेक्ट करके वहाँ से रवाना हो गया, जिसके चलते फिंगजी भी आजाद हो गया। तो वो भी हानली को गालियाँ देते हुए उसका पीछा करने लगा। वो कह रहा था जल्दी से मेरा ट्रेजर वापिस कर दे वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगा। तभी हानली अपने एंशिएंट ट्रेजर से उस पर अटैक कर देता है, ताकि ये ट्रेजर फिंगजी को यहीं पर ट्रैप करके रखे। हानली को पता था कि ये केव भी जल्द ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो बड़ी तेजी से वहाँ से भाग निकलता है। वहीं पर फिंगजी लीफेउ बोल बोल कर चिल्ला रहा था, मगर वो हानली का कुछ भी बिगाड़ नहीं सका। ट्रेजर तो दूर ही रहा, उसे तो अब इस ब्रेक हो रही केव से खुद को ही बचाने के मसले हो गए थे। वहीं पर पूरी ब्लैकस्टोन सिटी बुरी तरह से शेक होने लगी, जो देख डीमंस में अफरा तफरी मच गई थी। न जाने कितने सारे डीमंस वहाँ
वहाँ गिरने वाले पत्थरों के नीचे दब के मारे गए। वहीं पर हम एक बहुत बड़े फेदर रेस वाले डीमन को देख पाते हैं, जो कि अपनी पूरी ताकत लगाते हुए थंडर रॉक की विशाल मूर्ति को नीचे गिरने से रोक रहा था। कुछ डीमंस तो उसी थंडर रॉक से रहम की भीख मांग रहे थे, जिसे इनके नए राजा फेंगजी ने खत्म किया है। और फाइनली वो विशाल स्टैचू सीधा उन डीमंस के ऊपर गिर जाता है, जिसके चलते कई सारे डीमंस उसके नीचे क्रश होकर मारे गए। इधर हानली इसी सिटी में मौजूद इंसानों की बस्ती की तरफ रवाना हो गया। ये जगह फेंगजी की केव से थोड़ी सी दूरी पर थी, जिसके चलते यहाँ पर इतना नुकसान नहीं हुआ जितना कि डीमंस को उठाना पड़ा था। मगर थोड़ी देर में यहाँ के भी हालात बद से बदतर होने ही वाले थे कि उतने में ही हानली वहाँ पर पहुँच गया। उसने इंसानों पर गिरने वाली बड़ी बड़ी चट्टानों को चीरते हुए उनकी मदद की। वो सबको बता रहा था कि जल्द से जल्द यहाँ से भाग निकलो। तो वहाँ मौजूद सभी ह्यूमंस हानली को फॉलो करते हुए समय रहते वहाँ से भाग निकले। और वहीं पर अंधेरे में हमें फेंगजी की आवाज आती है। वो जोर से चिल्लाते हुए कह रहा था कि ली फेयू, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। अब हमें अगले दिन की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर ब्लैकस्टोन सिटी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। हम देख पाते हैं कि यहाँ पर रहने वाले सभी डीमंस आइलैंड के कोलैप्स होने की वजह से मारे गए थे। और तभी हमें उस मलबे से एक हाथ बाहर निकलते हुए नजर आता है। थोड़ी देर में फेंगजी उस मलबे को ब्रेक करते हुए ऊपर आ चुका था। अपने सिटी की ऐसी हालत देखकर तो उसके खून में ही आग लग गई। साथ ही हानली का पॉइजन अभी भी उसे हर्ट कर रहा था। वहीं पर फेंगजी अपनी डिमोनिक ऑरा का यूज करते हुए टॉर्टोइस को भी बाहर निकाल लेता है। इसके पास काफी अच्छी हीलिंग पावर्स होने की वजह से वो अभी भी जिंदा था। वो कहने लगा, मिस्टर फेंगजी, हमारा दोस्त ड्रैगन वो तो मर चुका है। पता नहीं अब हम उसके सीनियर गोल्डन ड्रैगन किंग को क्या जवाब देंगे। ड्रैगन वो तो मर गया, मगर उसका राजा हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। इधर फेंगजी तो ली फेयू बोल बोल कर अपनी छाती पर जोर जोर से हिट कर रहा था, जिससे वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगी। वो कहता है, सीनियर थंडर रॉक, आपने एकदम सही बोला था। हम डीमन रेस है और हमने डीमंस जैसे ही बर्ताव करना चाहिए। जिसके बाद वहाँ पर फेंगजी की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी, जो देख टॉर्टोइस कह रहा था कि प्लीज ऐसा मत करो, अब तो मुझे आपसे भी डर लग रहा है। और तभी उस पावरफुल ऑरा से टॉर्टोइस काफी पीछे पुश हो गया। अब यहाँ पर हमें उस ऑरा को चीर के एक डीमन बाहर आते हुए नजर आता है। वेल, ये था फेंगजी का रियल फॉर्म और ये 9वीं रैंकिंग वाला विंड ब्रेकर बीस्ट है। वो कह रहा था कि हम डीमंस है तो अब डीमंस जैसे ही बर्ताव करेंगे। साथ ही वो खुद को कोसते हुए कह रहा था कि मैं सबसे बड़ा बेवकूफ था जो कि अपना शेप बदल कर एक इंसान बन गया। मुझे लगा था कि मैं अपनी दुनिया में इंसानों को भी पनाह दूंगा, मगर नहीं, ये दुनिया हमारी थी और हमेशा हमारी रहेगी। जिसके बाद वो अपनी विंड स्पिरिट एनर्जी को ट्रेस करता है और उसे देखते ही एक ही सेकंड के अंदर उसकी आंखों से रेड ऑरा रिलीज होने लगी, क्योंकि उसने अपनी जानी दुश्मन ली फेयू को ढूंढ लिया था। इसीलिए वो बड़ी ही तेजी के साथ हानली को कैप्चर करने रवाना हो गया। इधर हानली को लगता है कि मैं एक दिन में हजारों मीलों का फासला तय कर चुका हूँ। मेरे ख्याल से अब फेंगजी मेरे पीछे नहीं आएगा। लेकिन उतने में ही हानली की बॉडी में मौजूद विंड स्पिरिट एनर्जी अचानक से एक्टिवेट हो गई। वो एनर्जी उसके कोर को ब्रेक करने की कोशिश कर रही थी। उस पेन को महसूस करते ही हानली समझ गया कि फेंगजी रिकवर हो चुका है, मगर उसके ठीक होते ही उसने हानली की हालत खराब कर दी थी। अब वो अचानक से घायल होकर नीचे गिरने लगा। और ये वही सीन है जो शायद हमने पिछले एक एपिसोड में देखा हुआ था, जहाँ पर कई सारे डीमंस एक फ्रूट को हासिल करने के लिए जमा हो गए, मगर तभी हानली वहाँ जाकर उनके सामने ही पटक गया, जिसके चलते वो सभी डिमोनिक बीस्ट उस फ्रूट को छोड़कर हानली को ही घूरने लगे। वहीं पर हानली कह रहा था, सॉरी, आप लोग कंटिन्यू करो, मगर वो डीमंस तो उसके पीछे ही लग गए। वो उस पर लगातार हमले किए जा रहे थे, तो हानली भी उन्हें डॉज करते हुए वहाँ से भागने लगा। वो सोचता है कि फेंगजी इतनी दूर होने के बावजूद भी वो अपनी विंड स्पिरिट एनर्जी को कंट्रोल कर पा रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कभी उससे दूर नहीं जा पाऊंगा और ना ही वो मेरा पीछा छोड़ने वाला है। तेरी की मैंने उसी वक्त सेलेस्टियल आइस बीड को ब्लास्ट करने का रिस्क उठा लेना चाहिए था। एटलीस्ट मुझे फेंगजी के खौफ से डर के भागना तो नहीं पड़ता। और अब हानली ने अपने ट्राइडेंट को समन करते हुए इन बीस्ट को खत्म करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ उसने 10,000 स्पिरिचुअल मिल्क को भी कंज्यूम करके खुद को हील कर लिया। इतना ही नहीं, उसे इन डीमंस के मुसलसल हमलों से बचने के लिए अपनी 5 कलर कॉपर रिंग्स का भी यूज करना पड़ा। फेंगजी के होते हुए वो तो अब आउटर सी ऑफ स्टार में एक पल भी रह नहीं सकता था। साथ ही साथ फेंगजी की विंड स्पिरिट एनर्जी भी उसे लगातार टॉर्चर करती रहेगी। और तभी हानली को याद आता है कि इनर सी के मेलोडियस सेक के पास एक ट्रांसफॉर्मेशन एरी है। वो सोचता है कि अगर मैं जैसे तैसे वहाँ पहुँच गया तो मेरे बचने के चांसेस हैं। मगर उतने में वहाँ पर ब्लू कलर की इवल ऑरा एक क्लाउड जैसे जमा हो गई थी, जिसे देख हानली भी थोड़ा सा शॉक हो गया कि आखिर ये क्या चीज है। और फिर उसी ऑरा में से हानली पर हजारों स्लैशेस हिट हो गए, तो हानली अपनी लाइटनिंग सोर्ड को रिलीज करके उन अटैक को डिस्ट्रॉय करने लगता है। और तभी उस ऑरा में से फेंगजी बाहर आ गया। इधर हानली ने तो भागते हुए सीधे
समंदर में जंप लगा दी थी। साथ ही साथ वो फेंगजी से बचने के लिए अंडर वाटर जाकर वहाँ पर टैलिस्मान के कई सारे ब्लास्ट करने लगा। इस तरह से हानली ने समंदर में रहने वाले बीस्ट को डिस्टर्ब किया था। उसका बस इतना मकसद है कि फेंगजी का वक्त इन बीस्ट के साथ फाइट करते हुए जाया हो जाए। अब उसने की हुई उस ब्लास्ट में कई सारे सी बीस्ट मारे जा रहे थे, जिससे वहाँ पर भी अफरा तफरी मच गई। तब तक फेंगजी ने भी पानी के अंदर जंप लगा दी। उसके लिए तो इतने सारे बीस्ट में भी हानली को ढूंढना काफी ज्यादा आसान था, मगर तभी सी बीस्ट उस पर हमले करना शुरू कर देते हैं। हालांकि एक ही पल में फेंगजी ने उस पूरे बॉटम को लहूलुहान कर दिया था। उसने तो अपना सारा गुस्सा इन सी बीस्ट पर ही उतार दिया। इधर हानली को ना चाहते हुए भी पानी से ऊपर आना पड़ा, क्योंकि उसे पता था कि सी बीस्ट का यूज करने से भी वो फेंगजी को रोक नहीं पाएगा। तब तक फेंगजी भी पानी से बाहर आकर अपना पंजा आगे बढ़ा देता है, मगर बस हल्के से डिस्टेंस ने हानली को उसके जाल में फंसने से बचा लिया। और उसी वक्त फेंगजी को भी तकलीफ होने लगी, क्योंकि हानली के पॉइजन से वो अभी तक पूरी तरह से रिकवर्ड नहीं हुआ था। और उतने में यहाँ पर हमें एक और डीमन की आवाज आती है। वो गुस्से में पूछ रहा था कि मेरे समंदर में तांडव करने की हिम्मत किसकी हुई। और अब देखते ही देखते एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस पानी से ऊपर आने लगा। उसके बड़े बड़े टेंटिकल्स ने उस पूरे इलाके को घेर लिया था। तो हानली उन्हीं के बीच में से तेजी से गुजरने लगा। तभी वो डीमन कहता है, फेंगजी तुम फेदर ड्रेस के डीमन होकर भी मेरे इलाके में घुस आए। चलो आए तो आए, लेकिन ऊपर से तुमने मेरे ही सी रेस के डीमंस के चिथड़े उड़ा दिए। शायद तुम्हें हमारे साथ जंग शुरू करनी है। जिस पर फेंगजी कह रहा था कि तू भाड़ में जा, तेरे साथ बकवास करने के लिए मेरे पास जरा भी वक्त नहीं है। और फिर वो अपनी ब्लेड्स को रिलीज करके उन सारे टेंटिकल्स को कट करके आगे बढ़ता है। जो देख उस ऑक्टोपस को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया, इसलिए वो अपनी थंडर पावर का यूज करते हुए फेंगजी पर अटैक करने लगा। वो उससे पूछ रहा था कि बताओ तुमने मेरे बच्चों पर हमला क्यों किया। अब उस सी बीस्ट की थंडर पावर की वजह से फेंगजी घायल हो गया और इसी का फायदा उठाते हुए हानली उसे चकमा देकर निकल जाता है, जिससे तो फेंगजी हद से ज्यादा भड़क गया था। इसलिए वो जल्दी से अपने शार्प स्लैशेस को रिलीज करते हुए सी बीस्ट के टेंटिकल्स को काट कर आजाद हो चुका था। मगर वो हानली का पीछा नहीं कर पाता, इसलिए उसे वही के आइलैंड पर रुकना पड़ा। वो हानली से पूछ रहा था कि कमीने बता तूने मुझ पर कौन सा पॉइजन यूज किया है। वो स्टूपिड पॉइजन की वजह से मैं अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पा रहा। मगर हानली भला इसका जवाब क्यों ही देगा। फेंगजी सोचता है कि जैसे मैं अपनी मैजिकल पावर का यूज कर रहा हूँ, वो पॉइजन मुझ पर हावी होता जा रहा। ली फेओ को मारो गोली, पहला तो मुझे इस पॉइजन के मसले को हल करना होगा। जिसके बाद वो विंड एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हुए खुद को हील करने लगा। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए हानली को बता रहा था कि बस आज न कल मैं मेरे विंड एंड थंडर विंग्स को जरूर से हासिल करूंगा। इधर हानली एक लंबा सफर तय करते हुए काफी दूर पहुंच गया था। वो कई महीनों तक ट्रैवल करते हुए फाइनली एक बर्फीले इलाके में पहुंच जाता है। वो सोचता है कि काफी दिनों से मेरी बॉडी में मौजूद फेंगजी की विंड स्पिरिट एनर्जी एक्टिवेट नहीं हुई, यानी कि मैं उससे काफी ज्यादा दूर आ गया हूँ। साथ ही वो प्लेस भी हानली को फिलहाल के लिए सेफ लग रहा था, इसलिए उसने जल्दी से वहाँ पर अपना फॉर्मेशन सेटअप कर दिया। जिसके बाद हानली ने फ्लड ड्रैगन और टॉर्टोइस की स्टोरेज बैग चेक की, जिसमें से हानली को ढेर सारा रेयर मटेरियल हासिल हुआ था, जिनमें से सबसे स्पेशल है जेट ब्लैक टर्टल शेल और तो और उसे 100 से भी ज्यादा क्रिम्सन स्केल भी हासिल हो गई थी। और अब हानली ने इन सबसे खास विंड एंड थंडर विंग्स को बाहर निकाल लिया। उसे याद आता है कि फेंगजी ने उसे विंग्स लेने से मना किया था, क्योंकि ये विंग्स पूरी तरह से रिफाइंड नहीं हुए थे। साथ ही फेंगजी ने बताया कि तुम्हारे पास विंड एंड थंडर की पावर नहीं है, तो तुम कभी भी इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाओगे। मगर हानली भला उसकी किसी भी बात पर यकीन क्यों ही करेगा। वो कहने लगा, सीनियर आपने मुझे उल्लू बनाने की बहुत कोशिश की, मगर अब मैं आपके झांसों में नहीं फंसने वाला। आपने बताया था कि मेरे पास ना ही विंड पावर है और ना ही थंडर, यानी कि इनमें से अगर एक भी पावर मेरे पास रही तो मैं इन्हें यूज कर पाऊंगा। मगर अभी तक ये फेदर्स पूरी तरह से रिफाइंड नहीं हुए, जिसके चलते शेप भी नहीं ले पा रहे। तो अगर मैंने खुद ही ने रिफाइन किया तो ये मुझे ही अपना मास्टर बना लेंगे। इसलिए हानली उन्हें हवा में रिलीज करते हुए अपने ब्लड ड्रॉप को उन विंग्स में ऐड कर देता है, जिससे हानली का ब्लड पूरी तरह से उन विंग्स के साथ मर्ज हो गया। और फिर हानली ने तुरंत ही उन्हें रिफाइन करना शुरू कर दिया। उसे बस अपने वुड एट्रीब्यूट से विंड एंड थंडर को स्टेबल करना है। वो देख पा रहा था कि वो विंग्स बड़ी ही तेजी से थंडर एंड विंड को एब्सॉर्ब किए जा रहे, साथ ही उनका आपस में कनेक्शन भी बन गया था। और फिर वहाँ पर एक एनर्जी ब्लास्ट होकर वो विंग्स पूरी तरह से रिफाइंड हो गए। उन फेदर्स में कमाल की स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो हो रही थी। तो हानली डिसाइड करता है कि अब वो इन विंग्स को ट्राई आउट करेगा। जैसे उसने उन विंग्स को अपने पास समन किया, वो सीधे जाकर उसकी पीठ पर चिपक गए। हानली तो इन विंग्स को देखकर काफी ज्यादा खुश था। वो सोचता है कि फेंगजी ने इन फेदर्स को रिफाइन करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। तो चलो अब देखता हूँ कि ये फेदर्स रियल में कितने ज्यादा पावरफुल है। अब इन्हें यूज करने के लिए हानली को थंडर पावर की जरूरत पड़ने वाली थी,
इसलिए हानली ने चुटकी बजाते ही अपने डेविल बेन लाइटनिंग को एक्टिवेट कर दिया और फिर हानली फ्लाई करना शुरू कर देता है। शुरू में तो बर्फ की चट्टानों को चीरते हुए बाहर निकल गया। दरअसल वो इन विंग्स को सही ढंग से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने जैसे तैसे ब्रेक लगा दिए, जिसके चलते वो माउंटेन की क्लिफ पर जाकर सही टाइम पर रुक गया था। हानली सोचता है कि मुझे कुछ समझने से पहले ही मैं काफी दूर चला गया था, चलो एक बार फिर से कोशिश करता हूँ। और फिर जैसे उसने डेविल बेन लाइटनिंग को एक्टिवेट किया, वो विंग्स उसे हवा से भी तेज रफ्तार से उड़ाने लगे। साथ ही हानली को अपने सामने पोर्टल जैसी कुछ चीजें नजर आ रही थी। वे अलग अलग लोकेशन से, जिसमें एंटर करते ही हानली फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में उस जगह पर पहुंच जाएगा। ये नजारा देखकर तो हानली के होश ही उड़ गए, इसलिए अब उन्हीं में से एक पोर्टल को सिलेक्ट करता है और उसके ऐसा करते ही वो तुरंत ही उस जगह पर पहुंच गया। हानली ने एक सांस भी पूरी तरह से नहीं ली थी और उससे पहले वो कई मीलों दूर तक पहुंच गया। इन फेदर्स का विजन स्पीड ऑर्डिनरी नेसेंट सोल के कल्टीवेटर से भी ज्यादा तेज था। यही वजह है कि फेंगजी ने इन फेदर्स को रिफाइन करने में इतनी कड़ी मेहनत की। हानली कहता है कि इन फेदर्स के साथ तो मैं इस दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि कोई भी कल्टीवेटर मुझे आसानी से कैच नहीं कर पाएगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।